आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि स्टोनहेंज के खड़े पत्थरों के 2 रिंग्स असल में एक बहुत बड़ी संरचना का हिस्सा थे और उसकी एक बड़ी वजह है उसके आसपास अर्दनहेंज की मौजूदगी। इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुपरहेंज के भी कई और रिंग्स थे और इन संरचनाओं में शायद दीवारें और छत भी थी। अगर ये बात सही है तो क्या इंग्लैंड का ये इलाका सिर्फ धार्मिक समारोह की जगह से बढ़कर था? जब हम पृथ्वी पर बनी इन अनोखी संरचनाओं को देखते हैं तो मन में सवाल उठता है कि क्या इन विशाल संरचनाओं को बनाने में दूसरे ग्रह से आए जीवों का हाथ था या उन्होंने इंसानों को ये सब बनाने की कला सिखाई थी। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि दुनिया भर में मौजूद पत्थर के इन बड़े बड़े घेरों का मकसद क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक तरह के स्पेस पोर्ट या कंसीव शहर थे? क्या ये हो सकता है कि स्टोनहेंज और उसके आसपास की दूसरी संरचनाएं एक परग्रही स्पेस पोर्ट के अवशेष हों? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि हाँ, ऐसा ही था और उनका कहना है कि इससे जुड़े और सबूत हमें किंग टट की कब्र में छिपे डीएनए से मिल सकते हैं। क्या उस कब्र में दूसरे ग्रहों की चीजें और खजाना छुपा है? ये भी तो हो सकता है कि हमें इस बात के पुख्ता सबूत मिल जाएं कि हमारे अतीत में पृथ्वी पर दूसरे ग्रहों के लोग आते थे। शायद इस पहेली की कुछ और कड़ियां हमें एक उड़ने वाले सर्प देवता के मंदिर से मिल जाएं। लक्सौर, मिस्र, यहीं पर है दुनिया के सबसे मशहूर फेरो किंग टूटनखामन की कब्र। सन 1922 में जब इसकी खोज हुई थी तब ये बिल्कुल सही सलामत थी और 3000 साल से ज्यादा समय तक प्रिजर्व्ड रही। इस कब्र को आज तक की एक सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल खोज माना जाता है। भले ही ये खोज बेहद शानदार थी, मगर आज करीब 100 साल बाद कुछ ऐसे नए सबूत मिले हैं जिनसे लग रहा है कि किंग टट की कब्र में हम जो देख पा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा छिपा है। 28 सितंबर 2015 को उस कब्र के हाई रेजोल्यूशन स्कैन्स को देखते समय ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट निकोलस रिवीज को एक बड़ी ही अनोखी चीज नजर आई। लग रहा था कि किंग टट की कब्र में 2 छिपे हुए गलियारे हैं जो उस कब्र से जुड़े हैं। टूटनखामन की कब्र की नकल बनाने के लिए एक स्पेनिश कंपनी को उसे स्कैन करने का काम सौंपा गया और इसी हाई डेफिनेशन फोटोग्राफी स्कैनिंग की बदौलत रीव्स ने देखा कि कब्र के उत्तरी दीवार पर कुछ दरारें हैं, जिससे लग रहा था कि वहां एक दरवाजा हो सकता है। ऐसा ही उसकी पूर्वी दीवार पर भी नजर आया, मतलब वहां 2 कब्रें हो सकती थी। रीव्स ने वो लेजर इमेजेस मिस्र के मिनिस्टर ऑफ एंटिक्विटीज डॉक्टर ममदो अल टमाटी को दिखाए और दोनों ने आगे खुदाई करने का फैसला लिया। उन्होंने थर्मल स्कैनिंग का इस्तेमाल किया, जिससे पता लग जाता है कि दीवार की कहां कितनी डेंसिटी है। उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि शायद किंग टट की कब्र के पीछे एक और गलियारा या फिर एक और कब्र है। उन रंगी हुई दीवारों के पीछे और खजाना है कि नहीं, अभी इसका पता नहीं लगा, लेकिन अगर ऐसा है तो उसके लिए रीव्स ने एक थ्योरी दी है। उनका कहना है कि वो गलियारा शायद क्वीन नेफरटिटी की कब्र तक जाता है, जो 14th सेंचुरी बीसी में मिस्र पर राज करने वाले फेरो आखनाटन की बीवी थी। रीव्स का अंदाजा है कि टूटनखामन को विरासत में नेफरटिटी की कब्र मिली थी। उसकी वजह है टूटनखामन की बड़ी अनोखी कब्र, जो दूसरे फेरोज की कब्रों के मुकाबले काफी छोटी है। 18 डायनेस्टी के सभी महान राजाओं की कब्रें काफी बड़ी थी, जिनमें स्टोर रूम्स और चैम्बर्स वगैरह बने थे, लेकिन टूटनखामन की कब्र बाकी सबके मुकाबले बहुत छोटी थी। मगर सवाल ये है कि नेफरटिटी की कब्र किंग टट की कब्र के पीछे क्यों छुपी थी? एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह शायद ये थी कि क्वीन नेफरटिटी इस दुनिया की नहीं थी। नेफरटिटी के माता पिता का कोई अता पता नहीं है। तस्वीरों में हमेशा उसे लंबी खोपड़ी वाला दिखाया गया है। हम जानते हैं कि उस दौर के देवता मिस्र के देवताओं का सिर हमारे मुकाबले काफी बड़ा होता था
और पिरामिड के लेखों के मुताबिक वो कई बार पृथ्वी से चले जाते थे और फिर वापस लौट आते थे। ऐसे में लगता है कि शायद नेफरटीटी के माता पिता भी परग्रही थे। किंग आखेनाटन और उनकी पत्नी प्राचीन मिस्र के दूसरे सभी राजाओं से बिल्कुल अलग दिखते थे। किंग आखेनाटन को हर जगह काफी बड़ी हुई खोपड़ी, उभरे हुए कूल्हे और कमर से नीचे लटकते हुए पेट वाला दिखाया गया है। वो मानते थे कि वो ना तो एक आदमी है, ना तो वो एक औरत है, और ना ही वो कोई राजा थे, वो कुछ और ही थे। सबसे अनोखी खूबी तो थी लंबी खोपड़ी। इस बात पर काफी चर्चा भी हुई कि उन खोपड़ियों का आखिर मतलब क्या था। क्या वो खोपड़ियां सचमुच उतनी लंबी थी या वो सिर्फ सजावटी फीचर्स थे? वैसी खोपड़ी ना तो उस दौर में पहले मिली और ना ही बाद में, इसलिए उनमें कुछ तो खास था, ये कहना ही पड़ेगा। आखेनाटिन और नेफरटीटी के शासनकाल में मिस्र में एक नया और विवादों से भरा एक देवता वाला धर्म शुरू हुआ, जिसमें लोग गोल आकार के सूर्य देवता आगटन की पूजा करते थे। आटन को आसमान में उड़ने वाला सूरज का गोला बताया गया था। इजिप्टोलॉजिस्ट का कहना है कि वो और कुछ नहीं बल्कि सूरज ही था। मगर सवाल यह है कि क्या सूरज आपको अलग अलग क्षेत्र में काम करने के निर्देश दे सकता है? जवाब है नहीं। इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं हमारे पूर्वजों ने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं देखी थी जिसे उन्होंने कुदरत से जुड़ी एक चीज मान ली। क्या ये नहीं हो सकता कि जिस तरह से आखेनाटिन और नेफरटीटी को दिखाया गया है और उन्हें एक गोले के आकार के देवता का उपासक बताया गया है, वो इस बात का सबूत हो कि वो इस दुनिया के थे ही नहीं? और अगर ऐसा है तो क्या कोई नेफरटीटी की कब्र में उनकी परग्रही उत्पत्ति के डीएनए सबूत मिलेंगे? प्राचीन मिस्र के लोग नहीं चाहते थे कि हम कुछ भी जाने नेफरटीटी या आखेनाटन या टूटनखामन के बारे में। इसी वजह से उन्होंने उनके वजूद से जुड़े तमाम सबूत मिटा दिए। मगर नेफरटीटी की कब्र में ऐसा क्या था कि उसकी कब्र का मुहाना भी इतना खास बनाया गया? और ये बात उस समय से जुड़ी है जब आखेनाटन और नेफरटीटी ने एक खगोलीय गोले के उपदेशों के बारे में बताया। कहीं ये तो नहीं हो सकता कि उस दीवार के पार जाने पर हमें एक बड़ा खजाना मिल जाए और यकीन मानिए वहां जाने पर हमें ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे जो बिना किसी शक के परग्रही होंगे? क्या उस कब्र में दूसरे ग्रहों की चीजें और खजाना छिपा है? ये भी तो हो सकता है कि हमें इस बात के पुख्ता सबूत मिल जाएं कि हमारे अतीत में पृथ्वी पर दूसरे ग्रहों के लोग आते थे। शायद इस पहेली की कुछ और कड़ियां हमें एक उड़ने वाले सर्प देवता के मंदिर से मिल जाएं। टियोटिहुआकान, मेक्सिको, 24 अप्रैल 2015। 6 साल तक मैक्सिकन आर्कियोलॉजिस्ट सर्जियो गोमेज प्राचीन शहर के 3 सबसे बड़े पिरामिड क्वॉटज़कोएट्ल के पिरामिड की खुदाई करते रहे। ये पिरामिड 2nd सेंचुरी एडी का बना है और गोमेज को उस खुदाई के दौरान कई अवशेष मिले थे। मगर उस दिन उन्हें पिरामिड के नीचे एक चेंबर में एक ऐसी चीज मिली जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, बड़ी मात्रा में लिक्विड मर्क्यूरी। गोमेज बहुत धीरे धीरे एक सुरंग खोद रहे थे और अब वो करीब 300 फुट की गहराई तक पहुंच चुके थे। मगर उसी दौरान उन्हें लिक्विड मर्क्यूरी मिला। लेकिन सवाल था कि एक कब्र के अंदर लिक्विड मर्क्यूरी क्यों रखा गया था? कोई ऐसे ही बिना किसी वजह के वहां मर्क्यूरी तो रखेगा नहीं, क्योंकि अगर कोई उसके ज्यादा करीब जाता है या उससे छेड़छाड़ करता है तो उसकी जान भी जा सकती है। मर्क्यूरी एक बड़ा ही रेयर और कंडक्टिव तत्व होता है और आज उसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स में किया जाता है। इसलिए इस खतरनाक तत्व का एक प्राचीन एज़टेक पिरामिड के नीचे मिलना वैज्ञानिकों के लिए भी बड़ी चौंका देने वाली बात थी। मगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि मर्क्यूरी तो इस मंदिर में भी मिला था, क्वॉटज़कोएट्ल देवता के मंदिर में। और पंख वाले ये देवता आसमान से नीचे आते थे और उनका जीवों से सीधा रिश्ता था, जिन्हें एज़टेक्स अपना देवता मानते थे। लिक्विड मर्क्यूरी सिर्फ टियोटिहुआकान में ही नहीं मिला था। प्राचीन भारतीय लेखों के मुताबिक लिक्विड मर्क्यूरी असल में उस प्रपल्शन सिस्टम का एक हिस्सा था
जिससे दूसरे ग्रह के जीव अपनी उड़ने वाली मशीनें चलाते थे। इस बात से जुड़ी कई कहानियां हैं जिनमें नाज़ीज ने खुद उन संस्कृत के लेखों को पढ़ा था ताकि वो अपनी फ्लाइंग क्राफ्ट टेक्नोलॉजी विकसित कर सके। हमें लीक हुई जर्मन साइंटिफिक रिपोर्ट से पता लगता है कि अगर हम मर्क्यूरी को एक बहुत हाई लेवल के इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के संपर्क में ले जाएं और उसे घुमाएं तो एक ऐसा ग्रेविटेशनल थ्रस्ट मिलता है जिससे ऐसी इनर्शियल फोर्स पैदा होती है जो सामान्य ग्रेविटी की फोर्स को काउंटर एक्ट कर सकती है। ऐसे में एक उड़ने वाले सर्प देवता के मंदिर में मर्क्यूरी मिलने के बाद मन में सवाल तो उठता है कि वो उड़ने वाला सर्प देवता आखिर थे क्या। और एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी मानती है कि वो असल में एक तरह के फिजिकल यान थे जिन्हें एक दौर में जीते जागते जीव मान लिया गया था। क्या लिक्विड मर्क्यूरी की इस अनोखी खोज के बाद हमें इस बात के सबूत मिल सकते हैं कि वो उड़ने वाले सर्प देवता असल में एक अंतरिक्ष यान थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि एक और जहरीले मकबरे से हमें इस सवाल का जवाब मिल सकता है। शांसी प्रोविंस, चीन। यहाँ एक पहाड़ी के नीचे सम्राट क्वीन शी होंग दफन है। करीब 2000 साल तक उनकी कब्र को नहीं छेड़ा गया था, लेकिन जब उसकी खोज हुई तो दुनिया ने उसकी कब्र को उसके अंदर से मिले हजारों टेराकोटा वॉरियर्स की वजह से जाना। मगर अभी भी उस कब्र के बहुत बड़े हिस्से की खुदाई नहीं हो पाई है क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में मर्क्यूरी पड़ा है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि दुनिया की सबसे शानदार आर्कियोलॉजिकल साइट कौन सी है तो मेरा जवाब बहुत ही आसान होगा और वो होगा जो है सम्राट चिन की कब्र। सम्राट चिन के समय यानी 2nd सेंचुरी बीसी के लेखों से पता चलता है कि उन्हें एक ऐसी कब्र में दफन किया गया था जिसके अंदर चीन का स्केल मॉडल बना था और उसमें मरकरी की नदियां बहती थी और वो उन स्केल मॉडल्स में बने शहरों के चारों तरफ बह रही थी।